हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मालगुजारी और भूमि विधि के अगले चरण में हमें भू राजस्व निर्धारण और संग्रह के चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम उत्तर प्रदेश भूमि विधि की एक पूरी सीरीज जो कि आपके एलएलबी 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में बहुत उपयोगी है को पूरा कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है आप इस सीरीज का फायदा उठाएं और चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो भू राजस्व को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भू राजस्व को मालगुजारी के नाम से जाना ही जाता है, लगान के भी नाम से जाना जाता है। तो मालगुजारी और लगान दोनों नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(7) में भू राजस्व से क्या तात्पर्य बताया गया है? तो भू राजस्व का जो तात्पर्य बताया गया है वो ये आप ध्यान रखेंगे कि धारा 4(7) के अनुसार मालगुजारी बताया गया है, ये बात याद रखेंगे। उसे लगान नहीं बताया गया है, किराया नहीं बताया गया है, इस बात को ध्यान रखें। भूमि पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? तो भूमि पर लगने वाला कर हमारा भू राजस्व कहलाता है। सरकार द्वारा भू राजस्व किस पर लगाया जाता है? तो जो काश्तकारों पर, राज्य सरकारों पर किस पर लगाया जाता है? तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये काश्तकारों पर लगता है। ब्रिटिश काल में सरकार और काश्तकार के मध्य में कौन हुआ करता था? तो ब्रिटिश काल में जमींदार सरकार और काश्तकार के मध्य होता था। जमींदार जो भूमि कर जोतदारों से वसूल करता था वो क्या कहलाता था? तो जमींदार के द्वारा वसूल किया जाने वाला जो भूमि कर था वो लगान के रूप में देखा जाता था, यानी लगान जमींदार को दिया जाता था। जमींदार जोतदारों से वसूल किए गए जिस भाग को सरकार को देते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे हम मालगुजारी के तौर पर कहते थे। तो इस तरीके से एक आप ग्राफ समझ सकते, पर सरकार है और सरकार के बाद जमींदार है और जमींदार के नीचे किसान है। जमींदार किसान है। अब किसान जो जमींदार को दे रहा है उसे हम लगान कहते हैं, उसे हम लगान कहते हैं। और जो जमींदार सरकार को दे रहा है उसे हम मालगुजारी कहते हैं, उसे हम मालगुजारी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि मालगुजारी जमींदार सरकार को देता था और लगान किसान जमींदार को देता था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार भू राजस्व किसके द्वारा देय होता है? तो भू राजस्व देय जो है आसामी द्वारा है, भूमिधर द्वारा है, या सरकारी पट्टे द्वारा है। तो भू राजस्व की जो देयक है वो भूमिधर किसान के द्वारा है। भू राजस्व देने के लिए भूमिधरों के दायित्व के बारे में प्रावधान करती है। तो यहाँ पर धारा 153 का जिक्र है जिसके अनुसार भूमिधर अपने भू राजस्व को सरकार को देगा। भू राजस्व नियम 133 से स्पष्ट है कि भू राजस्व निर्धारण अधिकारी और निर्धारण प्रक्रिया दोनों किसके द्वारा विहित की जाती हैं, यानी निश्चित की जाती हैं। तो ये राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती हैं। 154 के अधीन भू राजस्व की अवधारणा में प्रायोजन से भूमिधरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो भू राजस्व के आधार पर भूमिधरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वर्तमान भूमि कर का प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में है? तो राजस्व संहिता की धारा 154(1) में भू राजस्व का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 153(4) के तहत किस भूमि को भू राजस्व से भुगतान की छूट प्राप्त होती है? तो कब्रिस्तान को भू राजस्व से छूट प्राप्त है, शमशान को प्राप्त है, और सुधार से भिन्न भवन द्वारा आच्छादित भूमि, या जहां पर सुधार नहीं किया जा सकता उसमें भू राजस्व नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट 4 के अनुसार क्या होगा? तो देखें, कृषि विपत्ति की दशा में सरकार भू राजस्व को माफ करने और स्थगित करने का अधिकार होगा, यानी सरकार के द्वारा भू राजस्व को माफ किया जा सकता है। ये बात धारा 114 में कही गई है संहिता में। भू राजस्व की वसूली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह इसे भूमि पर लगाया जाता है। तो भूमि पर लगाए जाने पर प्रथम प्रभार भूमि पर लगाया जाता है, यानी पूरी तरीके से जिसके पास भूमि है उसे भू राजस्व देना होगा। भू राजस्व देय के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये प्रावधान हमारा 154 में है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। 154 में भू राजस्व के अवधारण में भूमिधरों में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी है? तो उसमें वर्तमान भूधर, पश्चातवर्ती भूधर,
और पश्चातवर्ती भूधर जिस पर भूदेय नहीं था, भू राजस्व नहीं देय था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा, सारे सही हो जाएंगे। पश्चातवर्ती भूमिधर का प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में किस धारा में किया गया है? तो ये प्रावधान हमारा 154(2) में किया गया है। भू राजस्व नियमावली के किस नियम के तहत भू राजस्व की रीति का वर्णन किया गया है? तो जो प्रोसेस है भू राजस्व के चुकाए जाने का, वो हमारा 139 नियम के तहत इस बात का वर्णन किया गया है। भू राजस्व प्रबंध संग्रह के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान हमारा 166 में हुआ है। भू राजस्व की संहिता 170 किस विषय में प्रावधान करती है? तो भू राजस्व की ये संहिता बकाये की वसूली के बारे में प्रावधान करती है, यानी 170 में बकाया राशि की वसूली का प्रावधान है। किसकी स्वीकृति से मांग पत्र की तामीली नियम 172 डाक पत्र द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति को की जाएगी, यानी रजिस्टर्ड व्यक्ति को डाक से आप सूचना दे सकेंगे। ये बात जिले के कलेक्टर के द्वारा संस्तुति की जाएगी और इनको सहमति मिलेगी। निम्नलिखित में विसंगत को छांटिए। तो विसंगत का मतलब है कौन सी धारा में वो विषय वर्णित नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे लें कि एकल मांग पत्र 143 में है, मांग पत्र 169 में है, भू राजस्व संग्रह नियम 166 में है, ये बिल्कुल सच है। मांग पत्र की तामीली यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। भू राजस्व निम्नलिखित में किसके द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है? तो भू राजस्व को आप यहाँ पर अगर देखें तो दोनों की दोनों जगहों पर भू राजस्व को नहीं परिभाषित किया गया है, क्योंकि जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है और भू राजस्व में भी नहीं दी गई है। तो इन दोनों अधिनियमों में नहीं दी गई है, संहिता की धारा में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की योजना के अनुसार आसामी द्वारा क्या दिया जाता है? तो आसामी जो देगा, आसामी वो व्यक्ति होता है जो कुछ समय के लिए जमीन को आपसे प्रयोग करता है, तो आसामी किराया देगा। आसामी लगान और मालगुजारी नहीं देगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये भू राजस्व, लगान, मालगुजारी ये सब के सब भूमिधर द्वारा दिए जाते हैं, आसामी द्वारा नहीं दिए जाते। राजस्व संहिता 2006 के तहत पश्चातवर्ती भूमिधर जिस पर भू राजस्व देय नहीं था, इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो ये 154(3) में वर्णित है। भू राजस्व क्या होता है? तो भू राजस्व परिवर्तनीय होता है या अपरिवर्तनीय होता है? तो भू राजस्व जो है वो अपरिवर्तनीय बताया गया है, क्योंकि एक बार जो डिसाइड होगा वो वैसा ही रहेगा, लेकिन इसे माफ करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है, वो भी कृषि के विफल होने की दशा में। भू राजस्व किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो भू राजस्व का निर्धारण हमारी विधि द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लगान की अदायगी ना होना किसका आधार हो सकता है? तो अगर आप लगान की अदायगी नहीं करते हैं तो आप अपनी संपत्ति से बेदखल किए जा सकते हैं। भू राजस्व पे बकाये का प्रावधान किसका प्रावधान नहीं है? भू राजस्व के बकाये पर किसका प्रावधान नहीं है? यानी अगर आपका भू राजस्व बकाया है तो उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। लगान भूपति और आसामी के बीच किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जो भूमिधर है, भूपति जिसको कह रहे हैं, और जो आसामी है, आसामी और भूमिपति के बीच में संविदा द्वारा एक एग्रीमेंट द्वारा लगान डिसाइड होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में लगान को स्थगित करने के परिणाम के विषय में उल्लेख है? तो लगान अगर स्थगित कर दिया गया है तो 159 के तहत इसका वर्णन किया गया है। मांग पत्र से संबंधित प्रावधान उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा में किया गया है? तो ये जो वर्णन है ये 169 यानी 169 में किया गया है, जो मांग पत्र को डिसाइड करता है कि किससे आप लगान की मांग कर सकते हैं। भू राजस्व के बकाये की वसूली की प्रक्रिया का वर्णन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में है? तो ये वर्णन धारा 170 में है, जिसमें लगान वसूली की क्या प्रक्रिया होगी इसे बताया गया है। धारा 122 के अंतर्गत भूमि के परित्याग के परिणाम क्या होंगे? अगर भूमि का परित्याग किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो समस्त जोत समस्त भारों से मुक्त होकर के सरकार में निहित हो जाएगी, जोत दर के समस्त अधिकार समाप्त हो जाएंगे,
आदेश होने तक राजस्व का भुगतान दायित्व बना रहेगा, यानी जब तक जमीन परित्यक्त नहीं होती है तब तक आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बकाया मालगुजारी के वसूली के कितने तरीके संहिता में बताए गए हैं? तो बकाया मालगुजारी के 7 तरीके संहिता में बताए गए हैं। मालगुजारी का बंदोबस्त होता है, किसके द्वारा बंदोबस्त किया जाता है? तो मालगुजारी का बंदोबस्त हमेशा देय मालगुजारी समय समय पर निश्चित होना है, यानी आपका जो देय मालगुजारी है उसका समय समय पर निश्चित होना बंदोबस्त कहलाता है। रेवेन्यू बोर्ड के कार्यों को विभाजित किया गया है, तो रेवेन्यू बोर्ड जो है उसके कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मालगुजारी में छूट और स्थगन हो सकता है यदि कोई ग्राम में दैवीय आपदा हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी किसी चीज़ों पे मालगुजारी पे छूट नहीं होगी, चाहे आप कार्य ना करें, चाहे भूमि परती छोड़ दें या समर्पण किया गया हो। समर्पण किया गया होगा तो समर्पण करने के बाद भी उस चीज़ पे चीज़ें नहीं आएंगी, तो यहाँ पर आपको ए भी टिक करना है। नोटिस तामील करने का ढंग है, नोटिस तामील करने का ढंग है कि आप सूचना देकर के इसको नहीं करेंगे, पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्ति को बताया जाएगा। आदेश में गलती और चूक के लिए सही सीमा होती है। अगर आपके आदेश में कोई गलती है तो उसके करेक्शन की सही सीमा आदेश के 90 दिनों के अंदर आपको करेक्शन करवाना है। मालगुजारी वसूली की रीति है। बकाया मालगुजारी किस तरीके से वसूली जा सकती है? मांग पत्र पर उपस्थित पत्र तामील करा करके, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बकायादार को गिरफ्तार और विरुद्ध उसको गिरफ्तार करके, बिल्कुल सही है। और चल संपत्ति को नीलाम करके, अगर व्यक्ति किसी तरीके से नहीं चुका पाता है तो कुर्की और नीलामी संभव है। इस तरीके से उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, संक्राम में अधिकार वाले भूमिधर पट्टे पर दे सकते हैं, यानी जो संक्राम में अधिकार है जिनको आप संक्रमित कर जानते हैं, ये पट्टे पर दे सकते हैं। और कब दे सकते हैं? जब ये स्वयं अक्षम हो, क्योंकि अगर ये व्यक्ति स्वयं सक्षम है तो ये अपनी जमीन को पट्टे पर नहीं दे सकते हैं। मालगुजारी से तात्पर्य नहीं है, तो मालगुजारी से क्या तात्पर्य नहीं है? सरकार द्वारा लगाया गया भूमि कर, ये तो है, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं होगा। भूमिधर द्वारा लगाया गया लगान, तो ग्राम समाज द्वारा लगाया गया कर, ये हो सकता है। खंड विकास अधिकारी द्वारा लगाया गया कर, ये भी हो सकता है। ये भूमिधर द्वारा नहीं लगाया जाता, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।